नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज दिल्ली से वापस लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली में पीसीसी प्रभारी पीएल पूनिया से उनकी मुलाकात हुई है और जल्द ही निगम मंडल और बोर्ड में नियुक्ति होगी। मरकाम ने बताया कि प्रभारी मंत्री पीएल पूनिया ने फाइनल सूची हाईकमान को सौंप दी है और हाईकमान की मुहर लगने के बाद सूची जारी होगी। उन्होंने कहा कि संसदीय सचिव के नामों पर भी चर्चा हुई है, जल्दी की सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं चरणदास महंत और मोहन मरकाम के बीच मनमुटाव की खबरों पर मरकाम ने कहा कि बीजेपी का काम प्रोपेगेंडा फैलाना का है। छत्तीसगढ़ में हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ नेताओं से निगम मंडलों में जो नामों पर चर्चा हुई उन नामों को लेकर मैं दिल्ली गया था और आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय पूनिया साहब से विस्तृत उन नामों पर चर्चा हुई और उन नामों को हमने माननीय पूनिया साहब ने हाईकमान को भेज दिया है। हाईकमान की स्वीकृति के बाद ही पहला लिस्ट छत्तीसगढ़ में के निगम मंडलों की सूची जारी होगी। कितने नाम है पहले सूची में? देखिए, नाम है, इंतजार कीजिए। जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाती कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए अभी इंतजार कीजिए। अंतिम मुहर लगने के बाद ही हम नामों का डिक्लेयर करते हैं। कब तक? देखिए, आदरणीय पूनिया साहब ने हाईकमान को अंतिम सूची प्रस्तुत कर दी है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से उन नामों पर मुहर लगेगा, ऐसा हमें लगता है। संसदीय सचिवों के बारे में भी सरकार ने विस्तार से चर्चा की है, उन नामों पर भी विचार कर रहे हैं, हाईकमान विचार कर रही है। देखिए, जब तक कोई अधिकृत हम लोगों को हाईकमान की स्वीकृति नहीं मिल पाती, इसीलिए कहना जल्दबाजी होगा, मगर उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है इस ढंग से अनर्गल आरोप और प्रोपेगेंडा फैलाना का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप सबको पता है मैं किस काम से गया था और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं, इसलिए इस ढंग से आरोप लगा रही है। देखिए, मरवाही चुनाव को लेकर भी हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट है आदरणीय पूनिया साहब को हमने सौंपा है कि वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे है, किस रणनीति के साथ हमको काम करना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से माननीय पूनिया साहब को रिपोर्ट सौंपी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्रत, कई बातों का जिक्र मोहन मरकाम करते हुए नजर आए हैं, क्या उम्मीद नजर आ रही है कब तक का ये तमाम सूचियां जो हाईकमान के पास पेंडिंग है वो जारी हो सकती हैं? काफी समय से इंतजार किया जा रहा है प्रदेश में निगम मंडलों की सूची जारी होने का, और खासकर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता जिनको उम्मीद है मंडल और कार्यालय में पद मिलने की, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गए पदों का अभी तक के बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही घोषणा की गई है। हालांकि इसे लेकर के एक सूची जो है वो पहले ही तैयार कर ली गई थी राज्य सरकार जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, और वो सूची जो है वो प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया लेकर दिल्ली गए थे और इस दौरान काफ़ी मंथन जो है वो प्रदेश भर में हुआ है, क्योंकि हर एक वर्ग को यहाँ पर खुश करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि ये देखा जा सकता है कि अगर सूची में कई लोगों का नाम नहीं आता तो बड़ा असंतोष जो है वो हो सकता है। लिहाजा सोच समझ करके ये पूरी सूची तैयार की जा रही है, और जिस तरह से संकेत यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिए हैं कि आने वाले समय में जल्द ही निगम मंडलों की सूची जारी होगी, क्योंकि प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने ये सूची आला कमान को सौंप दी है और अब आला कमान की ओर से ही ये जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम निगम मंडल और आयोग के जितने भी चुने हुए पदाधिकारी होंगे जिनको पद मिलना है उनकी सूची सीधे आला कमान ही जारी करेगा, क्योंकि इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अगर कोई उम्मीद पाले हुए है और किसी का नाम सूची में नहीं आता है तो निश्चित तौर पे नाराजगी जो है वो यहाँ के नेताओं को, स्थानीय लोगों को ही। लेकिन दिल्ली जाने का अब मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था या फिर जो मनमुटाव की खबरें निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर भी कोई बातचीत कोई होगी? बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी काफ़ी समय से आरोप लगा रही है कि चरणदास महंत और मोहन मरकाम के बीच मनमुटाव की स्थिति बन रही है। हालांकि इस बारे में जब मोहन मरकाम से प्रश्न किया गया तो उन्होंने इस खबरों को सिरे से खारिज किया है। हालांकि राजनीति में जिस तरह से कई बार मनमुटाव और
मनभेद की खबरें तो आती ही रहती हैं और हमेशा से कांग्रेस में इस तरह की बातें चलती रही है, लेकिन अभी जिस तरह से जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसको सिरे से खारिज यहाँ पर मोहन मरकाम ने किया है। उनका कहना है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, केवल बीजेपी की तरफ से ये माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके। हालांकि अब जो स्थिति देखने को मिल रही है उसके मुताबिक पीएल पुनिया से वहां पर बातचीत हुई है और अब ये कोशिश की जाएगी प्रदेश प्रभारी द्वारा कि बेहतर समन्वय पार्टी में बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्हीं के बीच मनमुटाव की बातें आ रही हैं। तो ये तमाम तरह की चर्चाएं कहीं ना कहीं चलती हैं और इस पर अब देखना होगा कि किस तरह से पूर्ण रूप से विराम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ का मरवाही विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके परिवार का गढ़ रहा है। यहां होने वाले उपचुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता, यह कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जोगी परिवार के पुरजोर विरोधी रहे टीएस सिंहदेव का। सिंहदेव इन दिनों अपने गृह जिले के दौरे पर हैं और वो लगातार प्रदेश के मुद्दों पर मुखर होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही मरवाही जोगी परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि जोगी के निधन के बाद कांग्रेस यहां समीकरण बदलने का दावा कर रही है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री यह भी कह रहे हैं कि चुनाव में कड़ी टक्कर मिलेगी। हम लोग तो हमेशा प्रयास यही करेंगे कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीते और कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। मरवाही में भी ऐसी संभावना है। नाम का चयन प्रक्रिया चल रही है, लोगों से रायशुमारी की जा रही है और रायशुमारी करके जिनका नाम फाइनल होगा फिर डिक्लेयर करेंगे। ये माननीय जोगी जी उनके परिवार का ये गढ़ रहा है एक तरह से और छत्तीसगढ़ के गठन के समय से ही जोगी जी या उनके परिवार के सदस्य जीते हैं, तो हल्के से नहीं लिया जा सकता इस चुनाव को। संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन अब कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। तो सुना आपने कि आप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं मंत्री टीएस सिंहदेव और वो कह भी रखे हैं कि अब संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही है कांग्रेस के जीतने की, क्योंकि गढ़ जोगी परिवार का रहा है। इस लिहाज से हल्के में सीट को नहीं लिया जा सकता। टक्कर होगी, संघर्ष होगा और वो हम करने को तैयार हैं और फिर परिणाम जो है वो सफलता में परिवर्तित होंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, काफी आश्वस्त कांग्रेस नजर आ रही है इस सीट को लेकर, लेकिन रणनीति किस तरह की है, किस तरह की स्ट्रेटेजी के तहत काम होगा? देखिए दीपेश, जिस तरह से जो काफी वरिष्ठ मंत्री हैं टीएस सिंहदेव ने, उनका साफ तौर से कहना है कि जो मरवाही जो उपचुनाव होने हैं वो काफी मुश्किल सीट है। दरअसल ये क्या है कि साल 2001 से जब से जो जोगी परिवार वहां से चुनाव लड़ रहा है, साल 2001 में अजीत जोगी वहां से चुनाव लड़े थे, उसके बाद लगातार जोगी परिवार वहां से चुनाव जीतता रहा है। मरवाही जो विधानसभा की सीट है जो खाली हुई है अजीत जोगी के देहांत के बाद। तो जिस तरह से ये समीकरण अब लगातार कांग्रेस बैठा रही है और अभी कुछ दिन पहले ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम वहां पर गए थे और वहां पर दौरा किया था। काफी वरिष्ठ मंत्री भी वहां पर जा चुके हैं, दौरा कर चुके हैं। जयसिंह अग्रवाल जो मंत्री हैं और कोरबा क्योंकि उनका क्षेत्र है तो वहां पर उनको प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है। मरवाही जो नया जिला बनाया गया है, तो लगातार कांग्रेस इसके तरफ अपनी पैठ बना रही है और किस तरह से इस सीट को जीता जाए। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि भाजपा की ये सीट थी, 2001 में जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो भाजपा की सीट थी और भाजपा के विधायक थे, उनसे सीट खाली कराकर अजीत जोगी वहां से चुनाव लड़े थे। उसके बाद अजीत जोगी लगातार जोगी परिवार वहां से चुनाव जीतता रहा है। तो ये जरूर है कि कांग्रेस वहां पर जोगी जो परिवार है, जोगी के जो नाम को लेकर जिस तरह से जो जोगी, क्योंकि अमित जोगी जिस तरह से उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनका साफ तौर से कहना है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने हालांकि अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन जोगी कांग्रेस की पार्टी की ये जरूर मंशा रहेगी कि वहां से चुनाव लड़े और जो मरवाही जो उनकी सीट रही है उस गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस भाजपा लगातार प्रयास कर रही है, लगातार दौरे कर रही है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि वहां से जीत कौन हासिल करेंगे। लेकिन जोगी की जो
परंपरागत कहीं ना कहीं सीट है, आश्वस्त यहाँ कांग्रेस से इसको जीतने लेकर के लिए नजर आती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। महापौर के मां, भाई और भाभी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। महापौर एजाज ढेबर ने बयान जारी किया है। बेंगलुरु से लौटने के बाद क्वारंटीन में भाई थे, मां और भाभी उनके साथ की कोरोना जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मैं अब तक अपने भाई से नहीं मिला। एक और खबर रायपुर से। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 140 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 748 हो चुकी है। अब तक कोरोना के 3666 मामले सामने आए हैं। अब तक 2903 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत भी हुई है। नगर निगम भिलाई के 20 से ज्यादा पार्षदों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। इनमें ज्यादातर भाजपा पार्षद शामिल हैं। आपको बता दें कि एक पार्षद के रिलेटिव कोरोना मरीज निकले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने 20 से ज्यादा पार्षदों को क्वारंटीन करने का फैसला किया है। क्वारंटीन होने वालों में नेता प्रतिपक्ष राकेश सेन भी शामिल हैं। वहीं इस वजह से 10 जुलाई को होने वाली सामान्य सभा को स्थगित किया गया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, फील्ड पर जिन्हें मोर्चा संभालना है, जिन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में जरूरतें पूरी करना है आम जनता की, वो अगर इस तरह से क्वारंटीन हुए हैं तो फिर अब समस्या और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे समस्या और अधिक बढ़ रही है, क्योंकि अब ये कोरोना का संक्रमण पहले योद्धाओं तक पहुंचा और योद्धाओं के बाद अब जो धरातल पे जो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के कर्मी है वो भी योद्धा ही कहलाते हैं या फिर जनप्रतिनिधि हो। हमने देखा कि राजधानी रायपुर के जो प्रथम नागरिक है, जो महापौर है, उनके बड़े भाई को भी कोरोना का संक्रमण हुआ, उनकी माता को भी हुआ, उनकी भाभी को भी कोरोना ने अपनी जद में लिया। हालांकि उनके जो भाई है वो बेंगलुरु से लौटे थे, उसके बाद वो लगातार क्वारंटाइन में थे। महापौर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन बावजूद उसके ये तमाम बातें समझने की ओर इशारा कर रही है कि राजधानी रायपुर में अगर एक दिन में 57 नए मरीज आते हैं तो समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। वो भी तब जब लगातार सुपर स्प्रेड की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। बीरगांव को चिन्हांकित कर लिया गया है, अभनपुर को चिन्हांकित कर लिया गया, जहां पे कम्युनिटी स्प्रेड की बातें लगातार निकल के सामने आ रही है। अभनपुर का जो कल ताजा मामला आया कि कल जो 11 पॉजिटिव मरीज आए, उनमें से एक महिला से 12 लोगों को कोरोना हुआ। बीरगांव में ही उसी तरह की तस्वीर देखने को मिली कि एक जो पीड़ित था उससे 6 लोगों को जो है कोरोना ने अपनी गिरफ्त में लिया। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर लगातार बढ़ते के हुए के बीच में सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इस पे लगाम कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि जो तमाम जो रियायतें हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं बाजार की, वो डराने के लिए अब काफी है। अब डराने लगी है कि किस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है, किस तरह से चौक चौराहों पे भीड़ उमड़ने लगी है। स्थिति ये हो गई है दीपेश कि प्रशासन को धरातल पे उतर के मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर कार्रवाई करनी पड़ रही है। लोग जागरूक नहीं हो रहे, जबकि अपीलों की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री से लेकर निचले स्तर के जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम सिस्टम में बार बार लोगों से, तमाम चैनलों के माध्यम से ये अपील की जा रही है कि आप खुद सतर्कता बरतिए, खुद सुरक्षित रहिए और दूसरे को सुरक्षित रखिए। लेकिन धरातल पे उतर के जब मास्क पहनने को लेकर कार्रवाई की जाए और एक दिन में अगर 10-10 हजार लोगों पे प्रदेश भर में कार्रवाई हो तो समझी जा सकती है कि लोग इतने गंभीर स्थिति के बाद भी कैसे इसको हल्के में ले रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार जो इसका संक्रमण का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब इस चेन को तोड़ना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि इस पूरे मामले में अब और जागरूकता की आवश्यकता है। देश भर के छात्रों के लिए आज से कांग्रेस और छात्र संगठन एनएसयूआई मिलकर वर्चुअल अभियान की शुरुआत कर रखे हैं। इस अभियान के तहत यूजीसी के नए गाइडलाइंस का विरोध किया जा रहा है। एनएसयूआई की दलील है कि कोरोना संकट के समय विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने की अनुमति देना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष आकाश शर्मा का कहना है कि सभी छात्र अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं और कोरोना संक्रमण के दौरान में परीक्षाएं आयोजित कराना छात्रों के लिए खतरनाक है। इसलिए वर्चुअल तरीके से कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई इसका विरोध कर रही है। साथ ही अगले 6 महीने तक छात्रों से कोई फीस नहीं लेने की भी केंद्र सरकार से मांग की जा रही है।
कोरोना जो है एक भीषण महामारी का रूप ले रहा है। हम विश्व में नंबर 3 पे आ चुके हैं संक्रमित लोगों की संख्या में, और इसी बीच में यूजीसी का एक तुगलकी फरमान आता है कि सारे देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, छात्रों की परीक्षा कराया जाए। इस भीषण महामारी में जहां आपने लोग विधानसभा और लोकसभा बंद है, तो अब कैसे ये फरमान जारी कर सकते हैं कि छात्र जो है इस कोरोना आपदा में आके एग्जाम सेंटर में लाखों छात्रों को अब लाने की बात कर रहे हैं और परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में हम लोग राज्य सरकार से मांग की थी कि विश्वविद्यालय की परीक्षा रद्द किए जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें बहुत हद तक राहत छात्रों को दी है और बहुत छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की बात अलग अलग तरीकों से की है, लेकिन यूजीसी का जो गाइडलाइन आया है इसके विरोध में आज ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के साथ ऑल इंडिया एनएसयूआई ने मिलकर स्पीक अप फॉर स्टूडेंट एक डिजिटल आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। खबरिया गांव में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। 25 साल के उल्लास, 55 साल के घनश्याम की हत्या हुई है। गांव के ही एक शख्स पर हत्या का आरोप है। तालाब के पास लोहे के भारी हथियार से हत्या की गई है। मंदिर हसौद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि हत्या के क्या कारण है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। ये बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या कारण बताए जा रहे हैं हत्या के और कौन अपराधी है? देखिए, आरोपी जो है वो गांव का ही रहने वाला है और सुबह 8 बजे के करीब की घटना है जब ये तीनों लोग तालाब के पास थे। उसी दौरान इनका आपस में विवाद हुआ है और उसके बाद गुस्से में आकर आरोपी जो है उसने इन दोनों लोगों को, जो कि पड़ोस के ही रहने वाले हैं, गांव में ही आस पड़ोस में दोनों का घर है, उनके ऊपर हमला कर दिया है। लोहे की भारी चीज से हमला करके उनकी हत्या कर दी है और उसके बाद मौके से फरार हो गया है। आरोपी की तलाश में मंदिर हसौद पुलिस जुटी हुई है। अब आरोपी के पकड़ में आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरीके से जघन्य हत्या को आरोपी ने अंजाम दिया है। 2 लोगों की हत्या कर दी। एक जहां युवक है 25 साल का, वहीं एक 55 साल का बुजुर्ग है। तो इन दोनों की हत्या के पीछे का जो कारण है वो आरोपी के पकड़ में आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस घटना के बाद से जो खमरिया गांव है वहां पे कहीं ना कहीं मातम पसरा हुआ है और पूरे गांव में सन्नाटा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चाकूबाजी के आरोपियों का जुलूस पुलिस ने निकाला है। पुलिस ने सभी आरोपियों का जुलूस निकाला। बोरिया कला में चाकूबाजी की वारदात हुई थी। सभी 7 आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला गया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में युवकों के द्वारा, इन आरोपियों के द्वारा युवक पर हमला किया गया था, चाकू से वार किया गया था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस ने इनका जुलूस निकाला। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो चुका है। राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब तक प्रदेश में 370 mm बारिश हो चुकी है और आगे भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उधर सूरजपुर जिला अस्पताल में लंबे समय से गर्भवती महिला के लिए सोनोग्राफी व्यवस्था की मांग की जा रही थी, जो अब शुरू हो चुकी है। सोनोग्राफी की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। सोनोग्राफी की सुविधा सप्ताह में हर बुधवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहेगी। ये सुविधा होने से जिले की गर्भवती माताओं को काफी सुविधा मिल रही है। अब उन्हें दूसरे जिलों का रुख नहीं करना पड़ रहा है, वहीं उनकी सही समय पर जांच भी हो पा रही है। जिला चिकित्सालय सूरजपुर में पिछले 1 साल से मशीन आके पड़ा हुआ था और वो करीब 6 महीने से इंस्टॉल हो गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे संज्ञान में जैसे ही आया, मैं जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन से बात करके हमारे यहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रश्मि कुमार, उनको बोला कि अभी शुरुआत में सप्ताह में 1 दिन प्रत्येक बुधवार को यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं दूर दराज से आती हैं। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर जशपुर से। रेप के आरोपी के फरार होने का मामला सामने आया है। एक सहायक का उप निरीक्षक और 2 आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आरक्षक का रविंद्र प्रजापति और सुदीप एक का निलंबित किए गए हैं। एसपी बालाजी सोमवार ने ये कार्रवाई की है और आपको बता दें कि थाने से फरार हो गया था रेप का आरोपी, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ताजा अपडेट?
गया था और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान जो है रेप के आरोपी को नहाने के लिए बाथरूम में ले जाया गया और जब वहां से वापस आ रहे थे तो उस दौरान जो है वो 2 आरक्षकों के से हाथ झटककर वहां थाने परिसर से फरार हो गया। घटना के बाद जो है पुलिस जो है आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उस आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और इस मामले में गंभीरता देते हुए जिले के एसपी ने एक एएसआई और 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है और फिलहाल जो है कांसाबेल पुलिस जो फरार आरोपी है उसकी तलाश में जुटी हुई है। जी दीपेश। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कवर्धा पुलिस को 71 लाख लूट के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस लूट के आरोपियों तक का पहुंच चुकी है। कुछ आरोपियों से नकद रकम भी बरामद कर ली गई है। एक आरोपी के घर से आज सुबह वॉशिंग मशीन में छुपा कर रखे गए 9,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं, जबकि एक और आरोपी के घर से भी नकद बरामद किए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ आरोपी भागने की भी फिराक में थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कैसे सफलता मिली? जी बिल्कुल, ये जो है पुलिस एक कड़ी जो है इस मामले में जोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। 12 टीमें जो है कल से इस मामले में पूरे लगाया गया था, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जांच पड़ताल कर रही थी। रात भर जो है पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश देकर संदेहों को गिरफ्तार किए। इसमें से अभी 4 जो मुख्य इस रूप से सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। इसमें 2 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके यहाँ से ये नगद रकम बरामद हुई। एक आरोपी जो है वो कवर्धा के घर से उसके 9.5 लाख रुपए बरामद हुआ है और दूसरा आरोपी जो है कंजेठा गांव है, कुंडा थाना के क्षेत्र आता है, वहां से उसको फोटोकॉपी की दुकान है कंप्यूटर की, वहां से बड़ी रकम बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर बेमेतरा से निकलकर सामने आ रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा देखने को मिला है। अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान हंगामा हुआ है। हाईकोर्ट का स्टे नहीं मानने का विरोध यहां पर किया जा रहा था। बिना सूचना के अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, क्या ताजा जानकारी, किस तरह का हंगामा देखने को मिला? जी बिल्कुल दीपेश, देखिए अभी कोरोना काल है तो इसमें इस तरह के जो अतिक्रमण है उसमें जनरली ज्यादातर कार्रवाई नहीं होती है। इसी तरह का मामला ये भी था। ये जो जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो बता रहे बीते 35 सालों से वहां पर था। उसके बाद उसके तहसीलदार ने उनको ये बेदखली करने की नोटिस जारी किया गया था, जिसको उन्होंने हाई कोर्ट में लगाया हुआ था। तो हाई कोर्ट में स्टे मिला हुआ था, उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारियों ने है हमें लिखित में आदेश चाहिए है कहते हुए उसको तोड़ दिया, जिसको लेकर वहां पे हंगामे की स्थिति बनी हुई है और कहीं न कहीं से एक राजनीतिक दुर्भावना के तहत देखा जा रहा है, जिसके कारण वहां पे हंगामा बना हुआ है। जी दीपेश। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।